हाय स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 का क्वेश्चन पेपर से एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, आरटीई एक्ट 2009 ग्रांट्स राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसके तहत कौन सी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिन बच्चों का उम्र 6 साल से लेकर के 14 साल के बीच में है, उन्हीं बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। Question number 32. The members of Rajya Sabha in India are elected by the members of। हमारे देश में जो राज्य सभा का सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, इनको किसके द्वारा चुना जाता है, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन है म्यूनिसिपल कमिटी एंड कॉरपोरेशंस। तो हमारे देश का जो राज्यसभा मेंबर्स है, उनको म्यूनिसिपल कमिटी और कॉरपोरेशन द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता। ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये भी गलत है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स द्वारा भी इनको चुना नहीं जाता है। ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यस दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारे देश का जो राज्यसभा मेंबर्स है, राज्यसभा का जो सदस्य है, उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा चुना जाता है। और ऑप्शन डी है पंचायत, ये भी सही जवाब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, School education is presently included in which of the following lists in our constitution specifying functions of various governments। यानी कि जो अलग अलग सरकारें हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके द्वारा हमारे संविधान में जो लिस्ट लिखी गई है, जैसे कि 3 लिस्ट है, प्रमुख लिस्ट, इनमें से कौन सी लिस्ट में स्कूल एजुकेशन को शामिल किया गया है, आपको बताना है। तो 3 लिस्ट कौन सी है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो स्कूल एजुकेशन है, ये शामिल किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, To create a new state in India, a bill is to be passed by। हमारे देश में अगर एक नई स्टेट को बनाना होता है, राज्य को बनाना होता है, तो ये जो कानून पास की जाती है वो किसके द्वारा पास की जाती है? ऑप्शन है स्टेट असेंबली, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा एंड ऑप्शन डी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई नया स्टेट बनाना चाहिए या बनाने का आवश्यकता पड़ती है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बिल पास होने के बाद एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिन्हें संक्षेप में हम डायट्स कहते हैं, हैव बीन सेट अप फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ। तो डायट को किस एजुकेशन को या फिर क्या इम्प्रूव करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन सी प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन डी प्री स्कूल एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि डायट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को एलिमेंट्री एजुकेशन को और मजबूत बनाने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो लेवल है, जो क्वालिटी है, इसको और इम्प्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट ये इंडिया यानी कि स्वाधीन देश में, स्वाधीन देश भारतवर्ष में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, किस कारण से? एक नया संविधान बनाने के लिए। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रिसाइडेड ओवर किसने किया था? अब ये क्वेश्चन पढ़ के ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का सही जवाब फटाक से ऑप्शन ए कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर वी.आर. आम्बेडकर थे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड ओवर किया गया था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय। ये अभी तक हमारे देश में जो पैटर्न, जैसे कि 10+2+3 वाला पैटर्न, ठीक है, 10 ईयर्स का पहले हमें 1 to 10 तक पढ़ना पड़ता था। इसके बाद 2 ईयर्स का, इसे पहले PU कहा जाता था, यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कहा जाता था। इसके बाद इसे हायर सेकेंडरी नाम दे दिया गया था। फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। ये जो पैटर्न है, ये एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966 वाला एजुकेशन कमीशन जो है, जिसका और एक नाम है कोठारी कमीशन। क्योंकि ये जो एजुकेशन कमीशन, इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम कोठारी कमीशन क्यों है? क्योंकि इस कमीशन का जो चेयरपर्सन थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, वो थे दौलत सिंह कोठारी। और इस कमीशन को 1964 में बनाया गया था और इस कमीशन ने अपना रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट को सबमिट किया 1966 में, 1966 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे संक्षेप में NCF कहा जाता है, फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किस संस्था द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF को बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है? ऑप्शन है NCERT। तो NCERT का फुल फॉर्म आप में से बहुत सारे लोगों को पता है क्या है। इसके बाद ऑप्शन बी है CBSE। CBSE का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपको मालूम है। इसके बाद NUEPA। इसके बाद है NCTE। तो NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, NCERT। NCERT द्वारा NCF को डिज़ाइन किया जाता है। और NCERT का फुल फॉर्म क्या है? NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और SCERT जो होती है, SCERT का फुल फॉर्म क्या है? SCERT होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन द सेक्शन ऑन। हमारे संविधान में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा जो कि मुफ्त और अनिवार्य होगा, इसे कौन सा सेक्शन में शामिल किया गया है? ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन डी राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो प्रावधान है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इसे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स में रखा गया है और ये आर्टिकल 21A में शामिल है। आर्टिकल 21A नाम ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। Who was the Prime Minister of India at the time of the creation of independent Bangladesh? बांग्लादेश जब स्वाधीन होकर के एक नया देश बना, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे। उस समय भारतवर्ष का प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? जो क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर इसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्रधान उद्देश्य, वो ये क्या था? ऑप्शन है टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यस, इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यही था कि हमारे देश को कंप्लीटली आज़ाद करना था। इसीलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट्स, हमारे देश का
जो संविधान है उसमें आर्टिकल 51 में क्या शामिल किया गया है? तो इसमें आर्टिकल 51 में 1A इसका नाम है, मेनली याद रखिएगा। तो इसमें शामिल किया गया है ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स यानी कि हमारे जो भारतवर्ष के नागरिक हैं उनका 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को यहाँ शामिल किया गया है और ये आर्टिकल 51 में शामिल किया गया है। और ये जो 51 आर्टिकल में ये जो ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, इसे हमारे संविधान का संशोधन करके ऐड किया गया है इन द 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। 2002 में 86 नंबर अमेंडमेंट करके इसे उसमें शामिल किया गया है, यानी कि आर्टिकल 51 में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हु गेव द स्लोगन बैक टू द वेदस? बैक टू द वेदस मतलब वेद की ओर हमें वापस लौटना है। यह स्लोगन किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी श्री अरविंद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो आर्य समाज का प्रतिष्ठाता थे। इन्होंने बैक टू द वेदस ये स्लोगन दिया था, यानी कि हमें वैदिक परंपराओं को प्रतिपालन करना चाहिए, मानना चाहिए, इस पर इन्होंने बल दिया। और 4 जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, Which of the following organizations does not deal with school education? आपको बताना है निम्न में से कौन सा संस्थान स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन है CBSE। देखो CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी स्कूल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये स्कूल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और ऑप्शन डी है डायट, ये भी कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 45, Why have नवोदय विद्यालयस बीन सेटअप? आपको बताना है नवोदय विद्यालय को क्यों सेटअप किया गया था। ऑप्शन है टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन, बच्चों को रहने का सुविधा देने के लिए, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ देने के लिए। देखो रहने का तो एक फैसिलिटी नवोदय स्कूल्स में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए नवोदय विद्यालय नहीं बनाया गया था। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ST स्टूडेंट्स। यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ ST स्टूडेंट्स का बात कह दिया गया है, तो यह बात गलत है। सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए नवोदय विद्यालय नहीं बनाया गया था। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू माइनॉरिटीज़, ये भी बात गलत है। सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी जो संख्या में कम है, इन्हीं को गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नवोदय विद्यालय नहीं बनाया गया था। ऑप्शन डी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन रेसिडेंशियल सेटिंग्स, ये सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि रेसिडेंशियल सेटिंग यानी कि वहाँ रह करके जो रहने का भी सुविधा दिया जाएगा, इसके बाद इसमें बहुत ही शानदार तरीके से गुड क्वालिटी एजुकेशन भी टैलेंटेड बच्चों को दिया जाएगा। इसीलिए आपको पता होगा, अगर आप नवोदय में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, जैसे कि आप या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए लगे हैं। इसी प्रकार तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें है, इसका मतलब है जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बच्चे होनहार हैं, वही उसको क्रैक करेंगे और बाद में वो जा करके पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, Which one of the following is the highest civilian award given to eminent persons? जो बहुत ही शानदार कार्य करते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उन चुनिंदा व्यक्तियों को एक सबसे सम्मानजनक पुरस्कार दिया जाता है हमारे देश में। उस पुरस्कार का नाम क्या है आपको बताना है। याद रखिएगा, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है वो है भारत रत्न। भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। प्रोमिनेंट काम के लिए आपको दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि बीएड कॉलेजेस है, डीएलएड करवाने वाले जो कॉलेजेस हैं, इनको रिकॉग्निशन कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एनसीटी, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी एससीईआरटी एंड ऑप्शन डी यूजीसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एनसीटीई। एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा ही जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि प्राइवेट बीएड कॉलेजेस है, उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है, सम्मानित दिया जाता है, किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द फिल्म गाइड वॉज बेस्ड ऑन द नॉवेल ऑफ द सेम टाइटल रिटन बाय। याद रखिएगा, ये जो फिल्म गाइड, ये गाइड फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने, और ये प्रमुख रूप से एक नोवेल पर प्रतिष्ठित या आधारित फिल्म था, जो कि आर के नारायण ने लिखा था इन द ईयर 1958 में। तो कौन सा नोवेल पर यह आधारित था? आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ नोवेल, जिसका नाम सेम था, यानी कि गाइड था, जो कि इन्होंने कब लिखा था? 1958 में, और उसी पर आधारित द गाइड फिल्म बनाया गया था। इसका निर्देशक कौन थे? विजय आनंद थे। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज? महात्मा गांधी के अनुसार प्राथमिक पर्याय में, प्राइमरी स्टेज में कौन से माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए? ऑप्शन ए रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज स्थानीय भाषा है उसी से देना चाहिए। ऑप्शन बी हिंदी, हिंदी भाषा में देना चाहिए। ऑप्शन सी इंग्लिश, इंग्लिश भाषा में देना चाहिए। ऑप्शन डी चाइल्ड्स मदर टंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार जो प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है, प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है, वो बच्चा का मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा को ज़्यादा बल महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसीलिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, Which one of the following is not a part of नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेट नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट कौन सा नहीं है। मिजोरम ये तो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, त्रिपुरा ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही एक स्टेट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। नागालैंड ये भी एक नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, Which one of the following was passed in the last session of the 15th लोक सभा? 15th लोकसभा 15वां जो लोकसभा है उसमें कौन सा, उसका जो अंतिम सेशन है उसमें कौन सा बिल पारित किया गया था? ऑप्शन ए राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल, ऑप्शन बी राइट टू एजुकेशन बिल, ऑप्शन सी स्ट्रीट वेंडर्स बिल, ऑप्शन डी राइट टू एम्प्लॉयमेंट बिल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रीट वेंडर्स बिल, जो कि 15th लोकसभा में पारित किया गया था, यानी कि 2009 से 2014 तक जो लोकसभा रहा है वो लोकसभा है 15th लोकसभा, और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स बिल, जो कि 2013 का 6 सितंबर तारीख को पास किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ। हमारे देश में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि भारत का कौन थे? सेकंड प्रेसिडेंट थे, द्वितीय राष्ट्रपति थे, और एक दार्शनिक भी वे थे। क्वेश्चन नंबर 53, विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? आपको बताना है निम्न में से कौन सा देश एक सार्क एक संगठन है उसका हिस्सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है सार्क का फुल फॉर्म क्या है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आई एम रिपीटिंग दिस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल मीनिंग होता है, और इसमें 8 कंट्रीज आर देयर, 8 मेंबर कंट्रीज है। ये 8 मेंबर कंट्रीज है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया,
मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो उस हिसाब से देखो, नेपाल तो एक मेंबर है, पाकिस्तान भी एक मेंबर है, भूटान भी एक मेंबर है, चाइना जो कि एक मेंबर नहीं है। देयरफॉर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 54, इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज, आपको बताना है हमारे देश एक संयुक्त राष्ट्र क्यों है, रिपब्लिक क्यों है। ऑप्शन ए, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यही तो है इसका सही जवाब, क्योंकि हमारे देश का जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो जनता द्वारा इलेक्ट होते हैं, इसीलिए हमारे देश एक रिपब्लिक है। इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन बी देखो क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सिर्फ यहाँ प्राइम मिनिस्टर लिख करके ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे नैरो कर दिया है, क्योंकि हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि एक स्टेट का हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, उनका भी जो हेड है यानी कि जो सीएम्स है, वो भी जनता द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति है वो भी जनता द्वारा ही इलेक्ट होते हैं, लेकिन कैसे इलेक्ट होते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होते हैं। तो कहीं ना कहीं हेड ऑफ द स्टेट यहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में तो एक ही व्यक्ति है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ही चुनाव यहाँ बताया गया है। इसके बाद देखो, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब यहाँ राष्ट्रपति को इंडिकेट किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, इसीलिए इंडिया रिपब्लिक है, ये बात सही नहीं है। इसके बाद ऑप्शन डी देखो, प्राइम मिनिस्टर इज सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। पार्लियामेंट में यानी कि संसद में जितने भी सदस्य होते हैं, उनका मैक्सिमम लोग जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक है। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आपका मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप हमें दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डिड नॉट बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। हम सब जानते हैं कि हमारे देश 1947 का 15 अगस्त में स्वाधीन हो गया था, हम इंडिपेंडेंट स्वाधीन हो गए थे। लेकिन हमारे देश का एक राज्य जो कि गोवा है, गोवा उस समय भी पोर्तुगीज कंट्रोल में था। उस समय गोवा में आफ्टर 1947 में पूरी देश आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी गोवा पोर्तुगीज रूल के अंडर था, और ये लगभग 450 सालों तक पोर्तुगीज जो बिजनेसमैन आए थे, पुर्तगाल के जो उनका जो राष्ट्र है ना, उनके अंडर पे था, और गोवा को इंडिपेंडेंट किया गया था या फिर लिबरेटेड किया गया था 19 दिसंबर 1961 में। इसीलिए ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।